Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the control system lectures. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 डिज़ाइन वाया रूट लोकस। आज के कंटेंट से हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर और सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में आइडियल पीआई कंपनसेटर हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। अच्छा जी, द रूट लोकस टिपिकली अलाउ अस टू चूज द प्रॉपर लूप गेन टू मीट a transient response specification. As the gain is varied, we move through different region of responses. Setting the gain at a particular value yields a transient response dictated by the pose at that point on the root locus. Thus, we are limited to those responses that exist along the root locus. क्या मतलब? अब अगर मेरे पास रूट लोकस है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रूट लोकस है, इस रूट लोकस से मुझे एक ख़ास रेंज मिली गेन की। अगर आपको याद हो, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गेन है, ये एक कांस्टेंट, ठीक है, के जो है मेरे पास 0 और a के दरमियान एग्जिस्ट करता है। अब जैसे जैसे मैं k की वैल्यू को वैरी करता जाऊंगा, मेरे पास डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे। डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट होने से मुराद क्या है? यहाँ पे अगर मेरे पास पोल था व्हेन k इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स डिफरेंट था। जैसे जैसे मैं k की वैल्यू को वैरी करता जाऊंगा, मेरे पास इन पोल की मूवमेंट चेंज होती जाएगी, ठीक है। पोल अपनी पोजीशन से मूव करते जाएंगे। कैसे मूव करेंगे वो हमने रूट लोकस के चैप्टर में देख लिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पोल मूव करके इस पॉइंट पे आ जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, ट्रांजिट रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, मेरे पास स्टेडी स्टेट रीजन का स्टेडी स्टेट एरर डिफरेंट होगा। अगर मेरे पास पोल यहाँ पे मूव करता है, तो यहाँ पे मेरे पास के की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, उसके अगेंस्ट मेरे पास ट्रांजिट रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होगा और स्टेडी स्टेट रीजन का रिस्पॉन्स भी, स्टेडी स्टेट एरर भी मेरे पास डिफरेंट आएगा। तो इससे हम लोग ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास सिस्टम के रिस्पॉन्सेज, आप सिस्टम के रिस्पॉन्सेज उन सिस्टम के रिस्पॉन्सेज पे लिमिटेड हैं जो आपके पास रूट लोकस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपकी कोई अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, आप कहते हैं मेरे पास एक स्पेसिफिक कोई ट्रांजिट रिस्पॉन्स आप डिफाइन कर देते हैं या आप स्टेडी स्टेट एरर डिफाइन कर देते हैं और वो रूट लोकस के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप लोग इस रूट लोकस, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये एक पॉइंट है जहाँ पे जो स्टेडी स्टेट एरर या मेरे पास जो ट्रांजिट रिस्पॉन्स आया वो डिफरेंट है, तो आप इस रूट लोकस की मदद से इसको अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिर्फ उन्हीं रिस्पॉन्सेज को अचीव कर सकते हैं जो रूट लोकस के साथ क्या है, रिलेटेड है। हमने प्रीवियसली जो 3 पॉइंट्स डिस्कस किए प्रीवियस स्लाइड पे, उन्हीं को हम थोड़ा सा और मज़ीद एलिबरेट करें। क्या assume that the desired transient response defined by percentage overshoot and setting time is represented by point B। अब अगर हम इस ग्राफ में इस फिगर के अंदर पॉइंट बी को देखें, तो पॉइंट बी आपका किस जगह पे मौजूद है? पॉइंट बी आपका यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली रूट लोकस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। Unfortunately, on the current root locus at a specified percentage overshoot, we only can obtain the settling time represented by point A after simply gain adjustment। अब अगर हम k को वैरी करें, k को वैरी करने से हम लोग सिर्फ और सिर्फ a को अचीव तो कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट अचीव द b। अब b को अचीव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि b आपके पास रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं है। थस आवर गोल इज टू स्पीड अप द रिस्पॉन्स एट a टू दैट ऑफ b विदाउट अफेक्टिंग द परसेंटेज ओवरशूट। हमारा टास्क क्या है कि हमने इस बी को अचीव करना है, लेकिन हमारे पास जो परसेंटेज ओवरशूट है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। दिस इंक्रीज इन स्पीड कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड बाय सिंपली गेन एडजस्टमेंट सिंस बी डज नॉट लाई ऑन द रूट लोकस। अब ये चीज़ हम लोग सिंपल गेन एडजस्टमेंट से अचीव नहीं कर सकते। जैसे प्रीवियसली मैंने बताया ना आपको, आपके पास जो रूट लोकस के ऊपर वैल्यूज़ मौजूद होंगी आप उनको तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं हो सकता। अब आप गेन को इंक्रीज डिक्रीज करें, आपके ट्रांजिट रिस्पॉन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बट यू कैन नॉट अचीव द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट ऑन पॉइंट बी, ठीक है। अब जो बी पॉइंट के ऊपर आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा या आपके पास स्टेडी स्टेट एरर होगा, वो आप इस रूट लोकस की वजह से या इस रूट लोकस के ऊपर अचीव नहीं कर सकते। अब हम ग्राफिकली इस चीज़ को देखते हैं ना, ठीक है। आपके पास क्या कहता है, figure below illustrates the improvement in the transient response we seek. The faster response has the same percentage overshoot as a slow response। अब प्रीवियसली हमने देखा था कि हमें पॉइंट बी हमारी रिक्वायरमेंट है, पॉइंट ए हम अचीव कर सकते हैं। अगर पॉइंट ए का रिस्पॉन्स आप देखें तो ये है,
इसी तरह आपके पास पॉइंट बी का रिस्पॉन्स डिफरेंट है। तो अगर हमने पॉइंट बी को अचीव करना है तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन है। वन वे टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम इज ऑगमेंट और compensate the system with additional poles and zeros so that the compensated system has a root locus that goes through the desired pole location for some value of gain। अब हमें अगर पॉइंट बी अचीव करना है, अगर आपने प्रीवियसली आप देखें तो आपके पास ये सिचुएशन थी, ये आपके पास पॉइंट ए था यहाँ पे, ठीक है, और आपके पास ये पॉइंट बी था। तो कहते हैं कि अगर आपके पास आपने इस पॉइंट बी को अचीव करना है तो आपने सिस्टम के अंदर पोल्स और ज़ीरोज़ को ऐड करना है, ठीक है। अगर आप पोल्स और ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपके पास रूट लोकस चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास रूट लोकस चेंज होकर कुछ इस किस्म की शेप बन जाती है फॉर एग्जांपल। अब इस केस में आपके पास ये पॉइंट बी रूट लोकस के अंदर आ गया। जब आपके पास ये पॉइंट बी इस रूट लोकस के अंदर शामिल हो जाएगा तो उस सूरत में आप के की वैल्यू की जो आपके पास रेंज आई थी 0 से समथिंग वट एवर द वैल्यू अल्फ़ा, तो आप इस वैल्यू को चेंज करके इस पॉइंट पे अपनी डिज़ायर रिक्वायरमेंट हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम पोल और ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। अ पॉसिबल disadvantage of compensating a system with additional open loop poles and zero is that the system order can increase with a subsequent effect on the desired response। अब जब आप सिस्टम के अंदर पोल्स ऐड करेंगे तो डेफिनेटली सिस्टम की टाइप चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब उसका ऑर्डर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप चेंज हो जाएगी। जब आपके पास सिस्टम की टाइप चेंज होगी तो उसके डिज़ायर्ड जो आपका रिस्पॉन्स है वो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। अब अगर इस सिस्टम के रिस्पांस को देखें तो आपके पास एक ट्रांजिएंट रिस्पांस आता था, एक आपके पास स्टेडी स्टेट एरर आता था, ठीक है। अब जब आप कंपनसेटर यूज़ करते हैं तो कंपनसेटर आपके पास सिर्फ और ट्रांजिएंट के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। इससे आप लोग क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट के करैक्टरिस्टिक्स को भी चेंज कर सकते हैं। कंपनसेटर्स आर नॉट ओनली यूज्ड टू इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, दे आर आल्सो यूज्ड इंडिपेंडेंटली टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एरर करैक्टरिस्टिक्स। तो हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि आपके पास स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस, सबसे पहले स्टेडी स्टेट एरर की परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट को चेक करते हैं कि आपके पास वो रूट लोकस से कैसे डिज़ाइन किया जाता है। प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा था कि जब आप गेन की एडजस्टमेंट करते थे तो आप ट्रांजिएंट रिस्पांस की स्पेसिफिकेशन को अचीव कर रहे थे, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता था कि आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर है उसकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाती थी, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस से मुराद क्या है कि आपके पास स्टेडी स्टेट एरर है वो ज़्यादा हो जाता था, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे वो डिस्टर्ब हो जाता था। बोथ द ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड द स्टैटिक एरर कांस्टेंट वर रिलेटेड टू द गेन, ठीक है। तो मतलब गेन अगर आप वेरी करेंगे तो आपके पास एक चीज़ इंप्रूव होगी दूसरी डिस्टर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रांजिएंट रिस्पांस को इंप्रूव कर रहे हैं तो उसके साथ आपके पास स्टेडी स्टेट एरर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्टेडी स्टेट एरर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगा। था हायर द गेन, एक छोटी सी एग्जाम्पल में, द हायर द गेन द स्मॉलर द स्टेडी स्टेट एरर बट लार्जर द परसेंटेज ओवर शूट, ठीक है। गेन को आप इंक्रीज करेंगे तो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर तो स्मॉल होता जाएगा लेकिन परसेंटेज ओवरशूट बढ़ती जाएगी। सिमिलरली अगर आप गेन को रिड्यूस करते हैं तो ओवरशूट इंक्रीज द स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। ओवरशूट तो रिड्यूस होता जाएगा लेकिन उसके साथ स्टेडी स्टेट एरर इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ वी यूज डायनामिक कंपनसेटर, कंपनसेटिंग नेटवर्क कैन बी डिजाइन दैट विल अलाउ अस टू मीट ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशन साइमल्टेनियसली। अब हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक कंपनसेटर्स को डिज़ाइन करते हैं जो साइमल्टेनियसली आपके स्टेडी स्टेट एरर को भी इम्प्रूव कर रहा होगा और साथ आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पांस को भी इम्प्रूव कर रहा होगा, क्योंकि ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आप एक चीज़ को इम्प्रूव करेंगे दूसरा डिस्टर्ब होगा, दूसरे को इम्प्रूव करेंगे तो पहला डिस्टर्ब होने लग जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसे चीज़ों को डिज़ाइन करना है कि अगर आप स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके ट्रांजिएंट के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर आप ट्रांजिएंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर पे, आइडियल PI compensator. Steady state error can be improved by placing an open loop at the origin because this increases the system type by 1. For example, a type 0 system responding to a step input with the finite error respond with 0 if the system type is increased by 1. अगर आप चैप्टर नंबर 7 में वो टेबल देखें जहाँ पे हम लोगों ने कंपैरिजन किया था कि आपके पास टाइप 0 के केस में स्टेप की क्या स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, टाइप 1 के केस में क्या होगा और टाइप 2 के केस में क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यही बात बता रहे, स्टेडी स्टेट एरर आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप
एक पोल ऑरिजिन के ऊपर प्लेस कर दें। अगर आप ऑरिजिन के ऊपर प्लेस करेंगे एक पोल तो आपका सिस्टम टाइप 0 से टाइप 1 पे हो जाएगा। अगर आप उस टेबल को देखें तो अगर आपका सिस्टम टाइप 1 है और स्टेप इनपुट आप दे रहे हैं तो आपके सिस्टम का रिस्पांस क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट एरर है उसको अचीव कर लेगा जब आपके पास एक टाइप 1 या जो आपकी इनपुट है उसको अचीव कर लेगा, और आपके पास एरर 0 आएगा जब आपके पास सिस्टम की टाइप इंक्रीज हो जाती है। अब इसके साथ हमने बाकी चीज़ें भी देखनी है जिसमें आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पांस वगैरह है कि वो डिस्टर्ब ना हो। तो हेयर वी हैव अ सिस्टम ऑपरेटिंग विद द डिजायरेबल ट्रांजिएंट रिस्पांस जनरेटेड बाय अ क्लोज लूप पोल एट ए। ठीक है, ए क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास पूरा एक ग्राफ आएगा उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ए पॉइंट आपके पास क्या है। वी एड अ पोल एट ऑरिजिन टू इंक्रीज द सिस्टम टाइप। ठीक है, द एंगुलर कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओपन लूप पोल एट पॉइंट ए इज नो लॉन्गर 180 डिग्री। ठीक है, एंड द रूट लोकस no longer goes through point A as shown in figure। हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, पहले हम इसको ये देख लेते हैं। ये आपके पास ओरिजिनल सिस्टम था बेसिकली। ठीक है, अब इसमें जब मैं एक पोल 0 पे प्लेस करूँगा तो ये मेरे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अब मेरे पास जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थी वो ये आ जाएगी। कहता है कि आपके पास अगर जो इस सिस्टम का रूट लोकस था उसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ए है जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट को पूरा करता है। डिज़ायर्ड आउटपुट से मुराद मेरा ट्रांजिएंट रिस्पांस भी ठीक था और मेरे पास उसमें मैंने स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करना था। तो इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या कहा जी कि आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप टाइप 0 सिस्टम में है तो आपके पास उसकी एक टाइप को इंक्रीज़ कर दें। तो जैसे ही मैंने टाइप 1 सिस्टम किया तो मेरे पास ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब कहता है आपके पास टाइप का एरर टाइप इंक्रीज करने से स्टेडी स्टेट एरर तो 0 हो गया, लेकिन अब आपका सिस्टम इस ए पॉइंट को अचीव नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट को अचीव ना करने से मुराद क्या है कि अब आपका जो रूट लोकस है वो इस ए पॉइंट के ऊपर से नहीं पास ऑन हो रहा। जो प्रीवियसली हम लोग ने बताया था ना, जब आपने एग्जाम्पल की थी हमारे पास 2 पॉइंट थे ए और बी प्रीवियस स्लाइड्स में, तो हम कहते थे कि हमने जो अचीव करना है वो बी को अचीव करना है। तो अब आपका रूट लोकस ए से गुजर रहा था तो बी को अचीव आप कर ही नहीं सकते थे। सिमिलरली यहाँ आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पांस ए पॉइंट के ऊपर तो ज़बरदस्त इफेक्ट दे रहा था, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर रहा था, लेकिन वहाँ आपका स्टेडी स्टेट एरर जो था वो उसे आपने इम्प्रूव करना था। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए जैसे ही आपने 0 प्लेस किया तो आपका रूट लोकस चेंज हो गया, आपका वो पॉइंट या वो रूट लोकस जो है वो ए पॉइंट से मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। अब हमने जो प्रीवियस स्लाइड पर डिस्कशन की थी वो डिस्कशन यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये आपके पास वो सिस्टम था, ठीक है, जो नॉर्मल सिस्टम था जिसे हम कहते हैं अनकम्पनसेटेड सिस्टम। अब इस अनकम्पनसेटेड सिस्टम का अगर मैं रूट लोकस ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास रूट लोकस बनता है। ठीक है, इसमें जो ए पॉइंट है यहाँ पे आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। यहाँ से अगर मैं इसका एंगल कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो नियरली इक्वल टू 2k+1 इंटू 180 डिग्री आती है। ठीक है, ये आप एंगल जो रूट लोकस में कैलकुलेट करते थे ये उसके थ्रू है जब आप लोग डोमिनेंट पोल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते थे। सिमिलरली अब अगर मैंने स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करना था तो मैंने कहा था कि हम ऑरिजिन के ऊपर एक पोल प्लेस कर देंगे। जैसे ही हम लोगों ने ऑरिजिन के ऊपर एक पोल प्लेस किया तो अब अगर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ये बन गई, ये कंपनसेटर बन गया 1/s, आपके पास क्या ऑरिजिन के ऊपर पोल बन गया। अब आपका रूट लोकस बिल्कुल डिफरेंट हो गया, आपका एक पोल 0 पे आ गया, एक पोल आपका यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल एक पोल ये है और एक पोल ये है। ये दोनों पोल आपस में कोलाइड करेंगे और इस तरह से निकल जाएंगे, ये पोल आपस में कोलाइड करके ब्रेक अवे होके यूँ निकल जाएंगे। अब आपका जो ओरिजिनल पॉइंट ए था वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखें तो आपके पास जो ए पॉइंट है, सॉरी जो आपका रूट लोकस है वो इस ए पॉइंट से पास ऑन नहीं हो रहा। जब वो इस पॉइंट से पास ऑन नहीं होगा तो इट मीन्स कि आपका जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पांस था वो एक्सेप्टेबल था आपके लिए। आपसे स्टेडी स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए आपने पीआई कंपनसेटर यूज़ किया। पीआई कंपनसेटर यूज़ करने की वजह से क्या हुआ, आपने ऑरिजिन के ऊपर जैसे ही एक पोल प्लेस किया आपके रूट लोकस चेंज हो गया। आपका रूट लोकस चेंज होने की वजह से ये पॉइंट रूट लोकस से आउट हो गया। जैसे ही रूट लोकस से आउट हुआ आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस डिस्टर्ब हो गया। और अब आप कह सकते हैं कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ थी दैट वैल्यूज़ डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इससे आपके पास इफेक्ट आ गया, एक चीज़ इम्प्रूव हुई लेकिन दूसरी चीज़ डिस्टर्ब हो गई। अब आपने इसी चीज़ को कंपनसेट करना है कि आपके पास न ट्रांजिएंट डिस्टर्ब हो ना आपके पास क्या है स्टेडी स्टेट एरर जो है वो भी इम्प्रूव हो जाए और ट्रांजिएंट भी आपके पास डिस्टर्ब ना हो। ये आपका टास्क है पीआई कंपनसेटर के अंदर। नाउ to solve this problem, we also add a 0 close to the pole at the origin as shown in C
Now the angular contribution of the compensated zero and compensated pole cancel out. Point A is still on the root locus and the system type is increase. अब जो हमारे पास मसला आ रहा था कि आपके पास वो जो A पॉइंट था वो रूट लॉकस से आउट हो गया था, तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ज़ीरो को प्लेस कर दें नियरली इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक जो आपके पास पोल जो आपने प्लेस किया था ऑरिजिन के ऊपर ना, उसके बिल्कुल करीब तरीन आप एक ज़ीरो को प्लेस कर देते हैं। अब जैसे ही आप उस ज़ीरो को वहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे हमने एक ज़ीरो प्लेस कर दिया, तो उसका क्या होगा, उससे आपका रूट लोकस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो आपके पास वो ए पॉइंट था वो रूट लोकस के अंदर से ही गुजर रहा होगा। इट मीन्स कि आपका वो जो ए पॉइंट था वहाँ पे जो आपका ट्रांजिट रिस्पांस था वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जो आपने पोल प्लेस किया था उसकी वजह से आपके सिस्टम की टाइप इंक्रीज़ होगी, टाइप इंक्रीज़ होने की वजह से आपके स्टडी स्टेट में क्या आ गई, इम्प्रूवमेंट आ गई, जिसकी वजह से आपके ट्रांजिट को इफेक्ट नहीं पड़ा और आपका स्टडी स्टेट एरर भी इम्प्रूव हो गया। The required gain at the dominant pole is about the same as before the compensation, since ratio of the length from the compensator pole and zero is approximately same. The steady state error performance is improved without considerable effect on the transient response. The compensator pole at the origin and a zero close to the pole is called as an ideal PI compensator। ठीक है, ये जो पोल आपने ऑरिजिन पे प्लेस किया और इसके साथ करीब आपने एक ज़ीरो प्लेस किया, बेसिकली ये आपके पास आइडियल PI कंपनसेटर होता है। अब आइडियल PI कंपनसेटर के केस हम कह सकते हैं कि जी आपके पास जो इफेक्ट आया ट्रांसलेट के ऊपर वो कोई इफेक्ट नहीं आया, बट डेफिनेटली जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ आपके पास इफेक्ट उसके ऊपर आता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल इफेक्ट होता है आपके पास। अगर आप प्रीवियसली इसको देखेंगे तो आपके पास जो ए के ऊपर के की वैल्यू थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, जब आपने कंपनसेटिंग टेक्निक यानी आइडियल PI लगाया तो आपके पास के की वैल्यू स्लाइटली चेंज होगी, बट दैट इज़ अ कंसिडरेबल चेंज, क्योंकि उस के की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आप उस ए पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे। आपके पास रूट लोकस के ऊपर थोड़ा बहुत कोई ना कोई माइन्यूट इफेक्ट ज़रूर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पहले रूट लोकस इस तरह से था, तो जब आप लोगों ने इसको कंपनसेशन टेक्निक्स लगाई तो थोड़ा सा आपके पास रूट लोकस की वैल्यूज़ इस तरह से चेंज होंगी। थोड़ा बहुत इफेक्ट उसके ऊपर आता है, लेकिन वो आपके पास क्या होता है, कंसिडरेबल इफेक्ट होता है। आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, वो इतना माइन्यूट होता है कि आप कह सकते हैं कि आपके पास जो इफेक्ट आया वो ज़ीरो इफेक्ट आया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो गया, PI कंपनसेटर डिज़ाइन कर लिया आपने यूजिंग रूट लोकस। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं आइडियल कंपनसेटर की। कहता है जी, गिवन द सिस्टम ऑपरेटिंग विद द डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.174 show that the addition of the ideal integral compensation shown in figure reduces the steady state error to zero for a step input without appreciably affecting transient response। ठीक है, आपको कहता है कि आपके पास एक सिस्टम गिवन है, ये आपके पास जनरली एक सिस्टम गिवन है, आपने इसमें क्या करना है, जो कि इस वक्त मूव ऑपरेट कर रहा है इस डैम्पिंग रेशो के ऊपर 0.174। इस डैम्पिंग रेशो से हम लोग डोमिनेंट पोल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको अगली स्लाइड में साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, अब कहता है कि आपने जब इसके ऊपर PI कंपनसेटर लगाया तो आपने ये प्रूव करना है कि जब आपने इसके ऊपर PI कंपनसेटर लगाया तो आपके ट्रांजिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आपका स्टेडी स्टेट एरर इम्प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बेसिकली ये कंपनसेटर लग गया, PI कंपनसेटर है ना। आपने ऑरिजिन के ऊपर एक पोल प्लेस किया और ऑरिजिन के करीब आपने एक ज़ीरो प्लेस कर दिया एस पॉइंट -0.1 के ऊपर। ठीक है, ये कहता है the compensating network is chosen with the pole at the origin to increase the system type and 0 at -0.1 to cancel out the effect of that zero। ठीक है, close to the compensator pole so that the angular contribution of the compensator evaluated at the original dominant second order pole is approximately zero। The original dominant second order closed loop pole are still approximately on the new root locus। कह रहे हैं आपके पास जो डोमिनेंट पोल था, आपके पास ये पोल ऐड करने के बाद भी, डोमिनेंट पोल से मुराद क्या है कि जिस ऑपरेटिंग रेशो पे ये डंपिंग रेशो पे ये ऑपरेट कर रहा है वहाँ पे जो आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पांस था वो सेम रहेगा। ठीक है, उसका वो भी मतलब वो जो पॉइंट जैसा ए पॉइंट था ना कि आपके पास प्रीवियसली उसी रूट लोकस के अंदर मौजूद था, तो जब आपने कंपनसेटर ऐड किया तो वो ए पॉइंट रूट लोकस के अंदर ही शामिल था। सेम एज ए केस है कि जब आपके पास जो डोमिनेंट पोल था, जब आप उसके ऊपर PI कंपनसेटर ऐड करेंगे, ऐड करने से मुराद क्या है कि आप ऑरिजिन पे पोल और -0.1 पे ज़ीरो प्लेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास वो पॉइंट रूट लोकस के अंदर शामिल ही रहेगा।
अब हम क्या करते हैं, रूट लोकस ड्रा कर लेते हैं फॉर अनकम्पनसेटेड सिस्टम। तो अगर आप मैं अनकम्पनसेटेड सिस्टम के लिए रूट लोकस ड्रा करूँ तो एक पोल मेरा -1 पे पड़ा हुआ है, एक पोल मेरा -2 पे और एक पोल मेरा -10 के ऊपर है, ठीक है। ये जीटा आपके पास जो स्ट्रेट लाइन ऊपर की नज़र आ रही है वेक्टर, ये आपके पास बेसिकली क्या है, जीटा है। A damping ratio of 0.174 is represented by a radial line drawn on the S-plane at 100.02 degree. Searching along this line, we find the dominant poles are at this point for gain k is equal to 164.6. बेसिकली ये जो आपने जो वर्टिकल लाइन लगाई है ना 100.02 डिग्री पे, जो येलो से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आप कैलकुलेट करते हैं cos of theta is equal to zeta, theta is equal to cos inverse of zeta। तो यहाँ zeta की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.174 है, तो ये आपके पास आएगा 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप 80 डिग्री ड्रा करें या यहाँ से आप 100 डिग्री ड्रा करें, क्योंकि आपके पास 180 डिग्री होता है ना। तो ये अगर आपके पास रेंज है तो यहाँ से अगर मैं ड्रा करूँगा तो ये बेसिकली 100 आएगा, ठीक है। अगर मैं इस साइड से ड्रा करूँगा तो ये बेसिकली आपके पास क्या आएगा, 80 डिग्री आएगा। तो ये वेक्टर फाइंड आउट करने का मेथड आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू जीटा है। इस रिलेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, ये वेक्टर फाइंड आउट किया जीटा वाला, कि जीटा की वैल्यू आपके पास किस पॉइंट पे, और जीटा का वाला जो वेक्टर है आपके पास, ठीक है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही होगी डॉटेड, ये जिस पॉइंट पे रूट लोकस को कट करती है, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये रूट लोकस को कट करती है। जिस पॉइंट पे ये रूट लोकस को कट करती है बेसिकली वो आपके पास डोमिनेंट पोल होता है, ठीक है। उसके ऊपर आपका ये सारा का सारा ट्रांजिएंट रीजन डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर आपको याद हो तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम टाइम रिस्पांस में हमने देखा था कि आपके पास पीक टाइम के अंदर यही जीटा इन्वॉल्व था, आपके पास सेटलिंग टाइम के अंदर यही जीटा इन्वॉल्व था, आपके पास परसेंटेज ओवरशूट के अंदर यही जीटा और ओमेगा एन इन्वॉल्व थे। ओमेगा एन भी जीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जीटा की वैल्यू अगर 0.174 आप पुट करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो रूट लोकस को कट करेगा उस पॉइंट पे जब आपका पोल पहुंचेगा तो वो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट को वो डिज़ायर्ड ट्रांजिट रिस्पांस दे रहा होगा। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इस पॉइंट पे जो डोमिनेंट पोल आपके पास आया है, यहाँ पे ये मैंने डॉट लगाया है, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो पोल की पोजीशन है वो क्या है, -0.694 प्लस J3.926, ठीक है। और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आपके पास है 164.6। यानी आप गेन को जब वेरी करेंगे तो जैसे ही आप गेन की वैल्यू को 164.6 रखेंगे तो आपकी डिज़ायर रिक्वायरमेंट ट्रांजिएंट की सारी पूरी हो रही होगी, ठीक हो गया। तो जैसे ही आपके पास 164.6 के पुट करेंगे तो ये 10 पे जो पोल था ये उठ के -11.61 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसने इसी पाथ के ऊपर जाना है ना, इसी पाथ के ऊपर जाना है। तो ये जब आपके पास के की वैल्यू 164 थी तो ये यहाँ पे पहुंचा था, ठीक हो गया। अब ये आपके पास अनकम्पनसेटेड सिस्टम है, जो ओरिजिनल आपको सिस्टम गिवन था ये वो है, ठीक है। इससे हमने क्या किया, जीटा की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, जीटा की वैल्यूज से हम लोगों ने डोमिनेंट पोल फाइंड आउट कर लिया, उस डोमिनेंट पोल के ऊपर के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। के की वैल्यू आप लोग जब इसे मैटलैब में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप वहाँ पे ऊपर माउस रखोगे तो आपको के की वैल्यू दे देगा कि ये आपके पास के की वैल्यूज आ जाती हैं। मैनुअली भी इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे कि आप मैनुअली इस के की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमने इसी सिस्टम से क्या करना है, स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करना है। स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीआई कंपनसेटर यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अनकम्पनसेटेड सिस्टम का आपके पास स्टेडी स्टेट एरर क्या आता है। अच्छा जी, नाउ लुक for the third pole on the root locus beyond -10 on the real axis, searching for the same gain as at the dominant pair k is equal to 164. We find that the third pole is approximately at 11.61. This gain yield kp is equal to 8.23, ठीक है। इससे हम लोगों ने kp की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ मेरे पास क्या आएगी, 8.23। अब 8.23 पे अगर मैं अनकम्पनसेटेड सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करूँ तो वो आता है 0.108, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर ये एक पोल और एक ज़ीरो को प्लेस कर दूं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो हम लोगों ने बताया था। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो वेक्टर ड्रा किया वेक्टर सेम एंगल पे आएगा, सेम एंगल पे जब आएगा तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर मेरे पास ट्रांजिएंट रिस्पांस डिस्टर्ब नहीं होगा, ट्रांजिएंट रिस्पांस का रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है, जहाँ पे ये रूट लोकस को ये वेक्टर कट करता है। अब अगर मैं के की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करूँ तो के की वैल्यू क्या आती है, 158.2।
और डोमिनेंट पोल की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ वो क्या आती है -6.78 प्लस J3.837। अब क्या हुआ, थोड़ा बहुत मेरे डोमिनेंट पोल की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ा। अनकम्पनसेटेड सिस्टम के अगर केस की मैं बात करूँ तो उस केस में मेरे पास जो पोल की पोजीशन थी वो क्या थी -0.694 प्लस J3.92, और यहाँ पे मेरे पास क्या आती है 0.678, वहाँ क्या है 0.69, तो माइन्यूट से डिफरेंस प्लस J3.8 और वहाँ प्लस J3.9, तो K की वैल्यू क्या थी 164, ठीक है, और यहाँ K की वैल्यू क्या है 158, ठीक है। K की तो खैर कोई इशू नहीं है क्योंकि आपके पास वो रेंज है, गेन है, आपने वेरी करना है, आपने उस चीज़ को अचीव करना है। यहाँ पे जो आपके पास रियल एक्सेस पे पोल की पोजीशन थी वो क्या थी, वहाँ पे 11.61 थी अनकम्पनसेटेड के केस में। कंपनसेटेड केस में आपके पास इस गेन पे वैल्यू क्या है -11.55, ठीक है। तो जब आपने कंपनसेटर ऐड किया तो उससे आपके सिस्टम के ट्रांजिएंट्स के ऊपर बहुत ही माइन्यूट इफेक्ट पड़ा, जो कि हम लोगों ने मैथमेटिकली देख लिया कि यहाँ पे जो पोल की पोजीशन है, तो पोल की पोजीशन से सिस्टम के रिस्पांस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे पोल की पोजीशन चेंज होगी सिस्टम का रिस्पांस चेंज होगा, तो माइन्यूट चेंज है, ठीक है। माइन्यूट चेंज की वजह से आपके पास माइन्यूट इफेक्ट पड़ेगा ट्रांजिएंट्स के ऊपर, ठीक है। तो जो आपके पास अनकम्पनसेटेड सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन स्टेडी स्टेट एरर था वो आया 0.108। अब हम इन दोनों के रिस्पॉन्सेज को कंपेयर करके देखते हैं कि आपके पास इन दोनों के रिस्पॉन्स अनकम्पनसेटेड और कंपनसेटेड पीआई कंपनसेटेड सिस्टम के केस में दोनों के रिजल्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। The dominate second order pole, the third pole beyond -10 and the gain are approximately the same as for the uncompensated system, ठीक हो गया। Another part of the compensated root locus is in between the origin point 1, searching this region for the same gain for the dominant pair at 1 k is equal to 158.2. The fourth pole is at -0.0902 close enough to the zero to cause pole zero cancellation। ये जो पोल हम लोगों ने प्लेस किया था ऑरिजिन के ऊपर और -1 के ऊपर जो हमने जीरो प्लेस किया था, जैसे ही हम k की वैल्यू 158 करते हैं तो वो जो हमारा जीरो वाला पोल था वो -0.09 पे पहुंच गया, विच इज नियरली इक्वल टू -0.1, ठीक है। इसके नियरली इक्वल ही है ना, तो 0.1 के ऊपर मेरा एक जीरो पड़ा हुआ था, इसका मतलब वो पोल और जीरो वहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं k = 158 पे, ठीक है। तो अब आपके पास अगर मैं इस रिस्पांस को कैलकुलेट करूं तो यहाँ से अगर मैं रिस्पांस को देखूं तो द फिगर कंपेयर्स द अनकम्पनसेटेड रिस्पांस विद द आइडियल इंटीग्रल कंपनसेटर रिस्पांस। द स्टेप रिस्पांस ऑफ द आइडियल इंटीग्रल कंपनसेटर सिस्टम approaches unity in the steady state while the uncompensated system approaches 0.892, ठीक है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली क्या है, कंपनसेटेड सिग्नल है। जो आपके पास ये ब्लैक लाइन है ये आपके पास क्या है, अनकम्पनसेटेड है। अगर मैंने 1 को अप्रोच करना है, 1 इज़ द फाइनल वैल्यू, तो आप अनकम्पनसेटेड सिस्टम को देखें तो वो पहुंचा है 0.892 के ऊपर, जबकि आप आइडियल कंपनसेटर पीआई की बात करते हैं तो वो एग्जैक्ट 1 को पहुंचा है। यहाँ पे आपके पास जो एरर है वो क्या है, ज़ीरो है, और यहाँ पे जो एरर है वो आपके पास क्या है, जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, तो वो आपके पास वैल्यू आती थी, लेट मी कंफर्म एट फर्स्ट, वो आती थी आपके पास 0.108। बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ steady state error for uncompensated system, and for a compensated system the steady state error is 0। और ये 0 किस वजह से हुआ, कि आपके सिस्टम की टाइप जो थी वो इंक्रीज हुई, तो आपके पास steady state error क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली क्या था, आइडियल पीआई कंपनसेटर। अब हम देखते हैं कि आपके पास ये कंपनसेटर होते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन आइडियल इंटीग्रल कंपनसेशन इज शोन एज, ये आपके पास बेसिकली क्या है, इंटीग्रल है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये आपके पास प्लांट हो गया, दोनों पैरेलल में, फीडबैक आ गया आपके पास। मैथमेटिकल अगर मैं लिखूँ तो जी सी इज इक्वल टू कंपनसेटेड ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई एस। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाता है K इंटू एस प्लस K2 बाय K1 डिवाइडेड बाय एस। बेसिकली K1 और K2 आपके पास गेन्स हैं, गेन्स को आप वेरी करेंगे तो आपके पास सिस्टम के कंपनसेटर की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो पीआई कंपनसेटर होता है उन्हें हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जो आपके पास पीआई कंपनसेटर होते हैं ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू आपके पास इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, P फॉर प्रोपोर्शनल
और I फॉर इंटीग्रल। तो ये आपके पास है PI कंपनसेटर, ये आपके पास इंटीग्रल पार्ट है, ये आपके पास प्रोपोर्शनल पार्ट है PI कंपनसेटर का। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। चला मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम लोग उसे ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।